नमस्कार। खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और खास पेशकश में खबरों की शुरुआत करेंगे संसद में वंदे मातरम। आज संसद के शीतकालीन सत्र का 8वां दिन रहा और 8वें दिन राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर चर्चा की गई। दरअसल वंदे मातरम गीत के 150वें वर्ष पूरा होने पर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तार से कई प्रमुख और बड़ी बातें कही और इस गीत के ऐतिहासिक महत्व पर उन्होंने प्रकाश डाला और राज्यसभा में इस पर मंगलवार को चर्चा होगी, जिसकी शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। और आज की कार्रवाई शुरू होने पर राज्यसभा में पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद पीएम मोदी ने वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने पर अपना वक्तव्य रखा और आपातकाल का जिक्र कर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश ने हर बार दमन को पीछे छोड़ते हुए अपना सफर तय किया है। उन्होंने वंदे मातरम को चेतना का प्रभाव बताते हुए कहा कि हमारा देश आपातकाल को भी परास्त कर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में उन्हें विश्वास है कि संसद के दोनों सदनों में चर्चा का सकारात्मक असर होगा। मातरम है जिसने 1947 में देश को आजादी दिलाई। स्वतंत्रता संग्राम का भावात्मक नेतृत्व इस वंदे मातरम के जयघोष में था। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके समक्ष आज जब मैं वंदे मातरम 150 निमित्त चर्चा के लिए आरंभ करने खड़ा हुआ हूं, यहां कोई पक्ष प्रतिपक्ष नहीं है, क्योंकि हम सब यहां जो बैठे हैं एक्चुअली हमारे लिए रण स्वीकार करने का अवसर है कि जिस वंदे मातरम के कारण लक्षावधि लोग आजादी का आंदोलन चला रहे थे और उसी का परिणाम है कि आज हम सब यहां बैठे और इसलिए हम सभी सांसदों के लिए, हम सभी जनप्रतिनिधियों के लिए वंदे मातरम के रण स्वीकार करने का ये पावन पर्व है। और हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। अखिलेश, वंदे मातरम को लेकर अब बयानबाजी साफ तौर पर शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री जब बोले उसके बाद विपक्ष ने भी तीखा उस पर प्रहार किया। क्या कुछ खास रहा, बताएं। अभिषेक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? माफ कीजिए अखिलेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अखिलेश, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो शायद मुझे लग रहा है कि अखिलेश तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, लाखों लोगों ने वंदे मातरम का नारा लगाया। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही और वंदे मातरम के जय घोष ने आंदोलन को जो है ऊर्जा साफ तौर पर दी। लेकिन वंदे मातरम को लेकर प्रधानमंत्री ने जो निशाना साधा साफ तौर पर कांग्रेस पर, उसको लेकर बयानबाजी साफ तौर पर शुरू हो गई है। संसद में पीएम मोदी ने कई बड़ी बातें कही और उसको लेकर भी कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रिया साफ तौर पे आई है। वंदे मातरम के जय घोष ने आंदोलन को ऊर्जा दी और यही बात उन्होंने कही कि यही वजह है कि हम सब यहां बैठे हुए हैं। तो लोकसभा में वंदे मातरम को लेकर और अखिलेश हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए। अखिलेश, क्या जानकारी है? आज लोकसभा में वंदे मातरम को लेकर चर्चा हुई और उसके बाद हम देख रहे हैं कि बयान दर बयान आना शुरू हो गए। देखिए, आज लोकसभा के सदन में जब वंदे मातरम को लेकर राजगीत को लेकर चर्चा शुरू हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से शुरुआत की गई और इसको लेकर
सत्ता पक्ष विपक्ष जिस तरह से बयानबाजी पर उतरा, क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार राजनीति के फेवर में लगातार बयानबाजी की गई और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने पूरे इतिहास को शुरू से लेकर नए तरीके से इसको पेश करने की और सनातन धर्म और राष्ट्रीयता को लेकर जिस तरह से राष्ट्रीय की अहम भूमिका और उस समय इस गीत को लिखे गए के उद्देश्य को लेकर लगातार उनका अपने भाषण में बार बार जिक्र करना और बीच बीच में कहा जा सकता है कि विपक्षियों को भी इशारे में भी निशाना बनाने का जो प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया, उसको लेकर बाद में विपक्ष की तरफ से जब इस तरह की बातें करने का मौका आया तो पूरा प्रचार कहा गया। हर एक अपने तरफ से इसको पेश करने की कोशिश कर रहा था, हर एक अपने को इस राष्ट्रीय जीत के तौर पर इसको राष्ट्रीय के तौर पर इसे अपने अपने तरफ से व्याख्या करने में लगा हुआ था। और ये कहा जा सकता है कि सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों कदम सोच के रख रहे थे कि किसी की तरफ से ऐसा कोई भी शब्द या बयान न चला जाए जिसका गलत मैसेज है। खासकर ध्यान सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से रखा गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी बातें की और उस और आगे बढ़ते हैं। बर्दाश्त नहीं घुसपैठिए। सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसी चिट्ठी जारी की जिसने पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। योगी के पाती नाम से लिखे गए इस खुले पत्र में उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अब निर्णायक कार्रवाई शुरू हो चुकी है और इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए जनता का सहयोग जरूरी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की गई और इस चिट्ठी में मुख्यमंत्री ने लिखा कि उत्तर प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और कानून व्यवस्था सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिक न केवल सुरक्षा चुनौती पैदा करते हैं बल्कि सार्वजनिक संसाधनों पर बोझ भी बढ़ाते हैं। योगी ने कहा कि संसाधनों पर अधिकार नागरिकों का और घुसपैठियों का नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कहा कि घुसपैठियों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाया जा सकता। सरकार ने सभी नगर निकायों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्रों में संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान करें और विस्तृत सूची इसमें तैयार की जाए। ये बात साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही। और अखिलेश तिवारी और मनीष तिवारी हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। मनीष, क्या जानकारी आपके पास? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घुसपैठियों को लेकर साफ तौर पर एक्शन में नजर आए हैं। योगी की पाती पत्र जारी किया है, क्या संदेश देने की कोशिश की है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए सबसे पहले उनके द्वारा जो आदेश जो जारी किया गया था, पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी डीएम हैं और प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको आदेश जारी किया गया था कि घुसपैठियों की जो है तलाश की जाए और जो भी उत्तर प्रदेश में घुसपैठी रह रहे हैं उनको चिन्हित किया जाए और उनको केंद्र में रख करके जो उनकी वापसी का वापस उनके देश भेजने की का प्लान तैयार किया जाए। वहीं पर से दूसरा फरमान जो है नगर निगम और निकायों के लिए रहा, जहां पर उनके द्वारा ये कहा गया जो 17 निकाय हैं उनमें आदेश पारित हुआ कि आपके यहाँ जो काम कर रहे हैं या जो भी घुसपैठ है तो आप भी इस काम में सही लिस्ट तैयार करें और लिस्ट तैयार करके जो है आईजी या कमिश्नर को जो उनके द्वारा सौंपी जाए। आज उनके द्वारा जनता से अपील की गई। आज एक उनके द्वारा पत्र लिखा गया। पत्र में उनके द्वारा ये कहा गया कि जनता से और जो यहाँ के व्यापारी हैं, जहाँ तक जो जानकारी है कि जितने भी लगभग रेस्टोरेंट हैं और जहाँ पर तो वहाँ पर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के लोग काफी संख्या में यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो उनसे और साथ ही साथ जो यहाँ पर प्लाट्स खाली पड़े हुए हैं या पूरे उत्तर प्रदेश में या निगमों की जमीनें खाली पड़ी है, वहाँ पर ये लोग झुग्गी बना कर रह रहे हैं, तो उनके वहाँ पर जनता से कहा गया कि इनको अपने पास तभी रहने दिया जाए जब इनके पास पूरे दस्तावेज हो, आप इनकी पूरी तरीके से पहचान कर ले, तभी इनको अपने पास रखें। और अगर इस प्रकार के लोग जो है अगर आपके घर के आसपास या आपके
बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो वहाँ उनको चिन्हित करके जो है सरकार को जो है इंफॉर्मेशन दे। तो कहा जाए तो जिस प्रकार से अभी विभागों के द्वारा जो है आदेश पारित किए गए, अब जनता से भी अपील मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है, तो कह सकते हैं कि घुसपैठियों को लेकर के जो है मुख्यमंत्री लगातार जो है पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उस पर ध्यान दे रहे हैं कि किस प्रकार से सभी घुसपैठियों को पकड़ा जाए और उनके देश को वापस भेजा जाए। जी ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो राज्य में पहचान अभियान शुरू कर दिया गया है। घुसपैठियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर 2 टूक संदेश दे दिया है। और आगे बढ़ते हैं, तारीख पर तारीख जेवर एयरपोर्ट का मंच सज गया है, लेकिन एक लाइसेंस ने पूरे समारोह को रफ्तार रोक दी है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जमीन पर उस सुबह कुछ अलग ही हलचल थी। विशाल मंच तैयार खड़ा था और चमकती लाइटें, ऊंचे टेंट, साउंड सिस्टम की टेस्टिंग की आवाजें, सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे कि लग रहा था कि किसी भी क्षण भारत को एक और वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट मिलने वाला। सुरक्षाकर्मी अपनी पोजीशन पर तैनात थे और आयोजनकर्ता आखिरी बार लिस्ट चेक कर रहे थे और स्थानीय लोगों के चेहरों पर उत्साह साफ दिख रहा था। सारे इंतजाम लगभग पूरे हो चुके थे, बस रिबन काटने की देर थी, लेकिन तभी एक फोन कॉल और पूरा माहौल थम गया। आयोजन स्थल पर मौजूद अधिकारियों के पास डीजीसीए से संदेश आया कि एरोड्रोम लाइसेंस अभी जारी नहीं हुआ है और इस एक पंक्ति ने पूरे आयोजन की दिशा बदल दी, क्योंकि नियम साफ है कि बिना एरोड्रोम लाइसेंस किसी भी एयरपोर्ट पर उड़ान संचालन की अनुमति नहीं मिल सकती है। तुरंत बैठकों का दौर शुरू हुआ, गाड़ियों के दरवाजे खुलते बंद होते रहे और कुछ ही मिनटों में ये तय हो गया कि एयरपोर्ट का भव्य उद्घाटन फिलहाल अभी संभव नहीं है। जो मंच कुछ घंटे पहले हजारों मेहमानों का स्वागत करने के लिए तैयार था, अब सड़कों की ढुलाई में तब्दील होने लगा। कुर्सियों समेटी गई, सजावट हटाई गई और पूरे मैदान को खाली होने लगा, मानो कोई उत्सव शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है। यहाँ तक कि बोर्डिंग सिस्टम, सिक्योरिटी चेक, बैगेज हैंडलिंग समेत सभी तकनीकी टेस्ट भी सफल रहे हैं। दूसरी तरफ 16 दिसंबर से खरमास शुरू हो रहा है। इस दौरान बड़े शुभ कार्यक्रम आमतौर पर नहीं किए जाते हैं, आपको बता दें। लेकिन एक बात तो साफ संतोष भी देती है, जब ये एयरपोर्ट खुलेगा तो देश के सबसे बेहतरीन एयरपोर्टों में शामिल होगा, शुमार होगा। तो जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन का जो काम है वो रुका है। डीजीसीए का एक आदेश और पूरे कार्यक्रम को साफ तौर पर रद्द करना पड़ा। और आगे बढ़ते हैं, नई पीढ़ी का प्रेरणा स्थल लखनऊ एक ऐतिहासिक पल का इंतजार कर रहा है। जल्द ही राजधानी में एक ऐसा स्थल उद्घाटित होने जा रहा है जो आने वाली पीढ़ियों में राष्ट्रभक्ति, कर्तव्य और नेतृत्व की नई चेतना जगाने वाला साबित होगा। यह है कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल एक भव्य परिसर जो समर्पित है भारत के 3 महान नेताओं को, अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे 25 दिसंबर को उद्घाटित करेंगे। वहीं दिन जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन मनाया जाता है। इस अवसर को और भी ऐतिहासिक बनाने के लिए लखनऊ पूरी तरह तैयारियों में जुटा हुआ है। राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को करीब से महसूस कर सकेंगे। यह स्थान विशेष रूप से युवाओं और बच्चों के लिए एक जीवंत सीखने का केंद्र बनेगा। एक बड़ा ओपन थिएटर और वैशाल रैली स्थल भी विकसित किया गया है, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रेरक सेशन और राष्ट्रीय आयोजनों का आयोजन संभव होगा। शांत वातावरण का लाभ उठाते हुए यहां मेडिटेशन और योग के लिए अलग स्थान भी बनाए गए हैं। वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित की गई, जिससे पानी के संरक्षण पर
खास ध्यान दिया जाएगा और प्राकृतिक हरियाली और खुली जगहों के कारण यह स्थल पर्यावरण अनुकूल मॉडल के रूप में भी उभर रहा है। लखनऊ में इतिहास का ये नया अध्याय अब उद्घाटन की कगार पर है और प्रदेश ही नहीं पूरा देश इस खास दिन का इंतजार कर रहा है। तो अत्याधुनिक डिजिटल संग्रहालय, ओपन एयर थिएटर और एक रैली ग्राउंड। और मनीष हमारे संवाददाता हमारे साथ। मनीष, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील निर्माण किया जा रहा है लखनऊ में, एक ऐतिहासिक जिसे कह सकते हैं कि प्रेरणा देगा। हरदोई रोड गोमती नदी का जो शांत किनारा है, क्या जानकारी आपके पास है, क्या कुछ खास है इसमें प्रेरणा स्थल में? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अगर देखा जाए जो प्रेरणा स्थल जो है वृंदावन योजना में जो है एलडीए के द्वारा जो तैयार किया जा रहा है और जिसको कई एकड़ों में जो है इसका काम चल रहा है, जो माना जा रहा है कि 25 दिसंबर तक इस काम को कंप्लीट करने के जो है आदेश दिए गए हैं एलडीए के द्वारा। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री उनके नाम से इस पूरे प्रेरणा स्थल को बनाया जा रहा है। तो जिस प्रकार से इस स्थल को तैयार किया जा रहा है तो उसको लेकर के एलडीए काफी गंभीर है, क्योंकि इस प्रेरणा स्थल को 25 दिसंबर तक कंप्लीट करके जो प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसकी उद्घाटन करने की तैयारी चल रही। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से ये प्रेरणा स्थल, इसमें पार्किंग की व्यवस्था है और पार्किंग के साथ साथ जो है वहाँ पर लोग जो आसपास के लोग हैं वहाँ पर जो रह रहे हैं उनके पर्यावरण को देखते हुए वहाँ पर उनके घूमने फिरने के लिए बाकी काफी सारी सुविधाएं इस स्थल में दी गई है। कई 58 एकड़ में जो है ये गोमती तट के किनारे जो है इसका पूरा तैयार किया जा रहा है। अब देखना है जिस प्रकार से पूरे इसकी तैयारी के तहत जो है प्रधानमंत्री के आने की पूरी संभावना है कि 25 दिसंबर को पहुंच करके जो है इस प्रेरणा स्थल का उनके द्वारा जो है उद्घाटन किया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, अत्याधुनिक डिजिटल संग्रहालय बनेगा। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबर आपको बताएंगे, प्रदर्शन में उबाल, समाधान की मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत। देहरादून नर्सिंग कर्मचारियों के एक बड़े आंदोलन का साक्षी बना उत्तराखंड नर्सिंग एकता मंच ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सीएम आवास की ओर कूच किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। नर्सिंग स्टाफ पिछले कई दिनों से धरने पर बैठा है, लेकिन समाधान न मिलने के बाद उन्होंने संघर्ष को और तेज कर दिया। नर्सिंग स्टाफ की सबसे बड़ी मांग है कि प्रदेश की 2500 से अधिक नर्सिंग रिक्तियों को वर्षवार भर्ती की जाए। उनका कहना है कि नई परीक्षा आधारित भर्ती प्रक्रिया न केवल पारदर्शी नहीं बल्कि इससे कोई अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। इसलिए उन्होंने परीक्षा से की जा रही भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग उठाई। साथ ही उन्होंने साफ किया कि उत्तराखंड के युवाओं का हक छीना नहीं जाना चाहिए। इसी कारण बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों की भर्ती पर रोक लगाने की भी मांग की जा रही है। लंबे समय से भर्ती न होने के कारण कई नर्सिंग उम्मीदवार
उम्र सीमा पार कर चुके हैं और नर्सिंग एकता मंच का कहना है कि यह अभ्यर्थियों वर्षों से तैयारी कर रहे थे, इसलिए उन्हें उम्र सीमा से विशेष छूट दी जानी चाहिए। और आज के कूच में बड़ी संख्या में नर्सिंग छात्र, अभ्यर्थी और कर्मचारी शामिल हुए। नर्सिंग एकता मंच के नेताओं ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं लेती, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और आगे बढ़ते प्रदर्शन में उबाल, समाधान की मांग। बलिया में अंडर 17 राष्ट्रीय विद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ करने आए यूपी सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि इस प्रतियोगिता में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित राज्यों से आए लगभग 800 प्रतियोगी भाग ले रहे हैं। ये देश की सबसे बड़ी अंडर 17 स्कूली प्रतियोगिता है। और वहीं वंदे मातरम को लेकर अखिलेश यादव के सवाल पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव पूरी तरह से दिग्भ्रमित है और वंदे मातरम की गंभीरता, उसके सम्मान को पूरा देश, हर भारतवासी अपने मन की गहराइयों से स्वीकार करता है। जैसा कि इस वंदना की परंपरा है हमारे सनातन में, हमारे देश में, इसीलिए हम लोग देखिए, चूंकि मामला भारत सरकार का है और कोई भी दोषी होगा वो बचेगा नहीं, और इसमें सरकार लगातार निगरानी रख रही है और हमेशा यात्रियों के हित में सरकार खड़ी है। अखिलेश यादव का कहना है कि वंदे मातरम को लेकर के गाने से नहीं, निभाने की जरूरत है। और खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।